जब एक औरत ठान ले कि उसे ऊपर उठना है तो उसका सबसे बड़ा हथियार होता है उसका शरीर। रीमा ने सोचा था कि सामने वाला चाहे कैसा भी दिखता हो, भले ही वो बदसूरत मेंढक जैसा राजकुमार क्यों न हो, लेकिन असल में वो असली खानदानी राजघराने का वारिस था। रीमा की प्लानिंग थी कि धीरे धीरे अपने तरीके से उसे काबू में कर ले, लेकिन राजकुमार निकला बड़ा ही उतावला। उसकी अचानक की हुई हरकत से रीमा इतनी घबरा गई कि वहाँ से भाग खड़ी हुई। हालांकि रीमा का मैदान जंग का अच्छा खासा अनुभव था, मगर अब तक उसने सिर्फ औरतों के साथ ही मुकाबला किया था। पहली बार किसी मर्द के सामने आते ही उसका पूरा संतुलन बिगड़ गया। बाद में उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने मौका खो दिया। उसने सोचा कि अब अपनी तरफ से सब ठीक करने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दे, लेकिन तभी उसने देखा कि एक विधवा उसी राजकुमार के कमरे से निकल रही है। पता चला कि ये विधवा हर महीने कई बार उसके पास आती है। रीमा ने अपना रूप बदलकर गरीब बस्ती तक उसका पीछा किया और आखिरकार उसके घर पहुंच गई। पैसों के लालच में उस औरत ने अपने सारे हुनर रीमा को सिखा दिए। यही रीमा को असली सच्चाई का अंदाजा हुआ। राजकुमार भले ही रूखा सूखा और उतावला था, मगर असल में उसे मर्द औरत के रिश्तों की समझ नहीं थी। वो औरत सिर्फ मेहनत करने वाले अपने हाथों से ही अच्छी खासी कमाई कर लेती थी। ये सुनकर रीमा की आंखें खुल गई। उसने तुरंत एक नई चाल सोच ली और फिर महल के अंदर शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसकी गूंज हर तरफ सुनाई देने वाली थी। जल्द ही ये खबर राजकुमार की मां तक पहुंच गई। उसे पता चला कि उसका नासमझ बेटा एक नन के साथ जबरदस्ती करने की सोच रहा था। सुनकर महारानी सरोज तो सिर पकड़ बैठी। उन्हें लगा मानो उनके घर पर ही अपशकुन आ गया हो। उधर रीमा तो बेहद खुश थी। उसी रात उसने छोटे साहब को अपने कमरे में बुला भी लिया, लेकिन तभी दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। हालात देखकर छोटा साहब फौरन बिस्तर के नीचे छिप गया और इस तरह बड़ी मुश्किल से बच निकला। दरअसल सरोज रीमा से बात करने आई थी। उनका मकसद था उसे अपने बेटे से शादी के लिए मनाना, क्योंकि उस लड़के की हरकतें अब पूरे खानदान की बदनामी का कारण बन रही थी। ताकि लोग और बातें न बनाए, उन्होंने चाहा कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। शुरू में ऐसा लगा कि रीमा इनकार कर देगी, इसलिए सरोज ने उसे एक रात का समय सोचने के लिए दिया, लेकिन रीमा ने जाते जाते उन्हें रोक लिया और बड़ी सहजता से हामी भर दी। उसने खुद को ऊंचा दिखाते हुए कहा, अगर मैं ये जिम्मेदारी नहीं लूंगी तो कौन लेगा। ये सुनते ही सरोज की आंखों से आंसू निकल आए। वो इतनी भावुक हो गई कि उसी वक्त तय कर लिया अगले दिन ही शादी होगी। हाँ, उन्होंने साफ कह दिया कि वे खुद इस रस्म में शामिल नहीं होंगी। शादी का स्थान एक छोटे से चर्च में और समय आधी रात तय किया गया। इससे साफ था कि महारानी सरोज को अपने ही बेटे से कितनी नफरत थी। उन्होंने रीमा को सख्त चेतावनी भी दी कि वो कभी मां न बने, क्योंकि उन्हें अपने खानदान में कोई और अजीब संतान नहीं चाहिए थी। ऊपर ऊपर से रीमा ने हामी भर दी, लेकिन उसके दिमाग में पहले ही एक खतरनाक योजना तैयार हो चुकी थी। अपनी चाल सफल होते देख वो इतनी खुश हुई कि नाच उठी, मगर उसकी हरकतें बिल्कुल मेंढक जैसी लग रही थी। इसके बाद वो चुपचाप महल के बूढ़े मैनेजर मोहन के कमरे में पहुंची और खुद को उसके हवाले कर दिया। उसका मकसद था उधार की कोख से बच्चा पाने का, लेकिन बदकिस्मती से ये सब महल के ड्राइवर रवि ने खिड़की से देख लिया। रवि तो वैसे भी उसका जुनूनी दीवाना था, और जब उसने देखा कि रीमा ने उसे छोड़कर एक बूढ़े आदमी को चुना तो उसकी ईगो पूरी तरह टूट गई। अगले दिन उसने सरोज के नाम का सहारा लेकर रीमा को बाजार भेजने का बहाना बनाया और गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन कुछ ही देर में रीमा को रास्ते का बदलना समझ आ गया। उधर रवि की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने कुछ भी समझाने की बजाय वही गाड़ी रोकी और पिछली रात का मंजर ताना बनाकर सुना डाला कि उसे बूढ़े मर्द ज्यादा भाते हैं। रीमा भी चुप बैठने वाली नहीं थी। उसने